अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड की तमन्ना विश्व के हर कलाकार की होती है। ऑस्कर अवार्ड पूरे विश्व के सभी फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों की फिल्म को भी स्टूडेंट अकादमी अवार्ड से नवाजता है। इसके लिए हर वर्ष फिल्म इंस्टीट्यूट ही फिल्में भेजता है। इस वर्ष भारत के पुणे फिल्म संस्थान ने 2-3 फिल्में भेजी थी, जिसमें से लंजन कुमार निर्देशित लघु फिल्म चंपारण मतन का स्टूडेंट अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड के सेमीफाइनल के लिए चयन हो गया है। इस फिल्म की नायिका फलक खान है। फिल्म चंपारण मतन की सबसे बड़ी खासियत है कि इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म के प्रमुख अभिनेता फलक खान व चंदन दास बिहार से ही हैं। इतना ही नहीं, यह दलित समाज से आते हैं। इस फिल्म का चयन 2000 फिल्मों के बीच हुआ है। फलक खान इससे पहले फिल्म वर्णचक में नायिका बनकर आई थी। वह दर्जन भर से अधिक लघु फिल्में, कुछ वेब सीरीज व कुछ सीरियलों में अभिनय कर चुकी हैं। फलक खान ने ऑस्कर अवार्ड व फिल्म चंपारण मतन को लेकर फिल्मी संगम चैनल पर लंबी बातचीत की। फलक खान जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों की चर्चा हो रही है चंपारण मतन के लिए जी कि मैंने ऑस्कर में सेमीफाइनल तक पहुंच गई है वो। जी जी बेसिकली कि स्टूडेंट फिल्म है। जी जब आप वर्णरक्षक जैसी फिल्म कर चुकी थी तो फिर स्टूडेंट फिल्म करने की बात आपने क्यों सोची? ये क्योंकि ये जो फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट की है, जो जिनकी डिप्लोमा फिल्म है, ये हमारे कॉलेज के सीनियर भी रंजन कुमार, जो जैसे मैंने बताया कि हमारे MIT मुजफ्फरपुर से मैंने BTech किया है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सिर्फ प्रोजेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक रिलेशन भी होता है। ये जो सामने वाला कौन मुझे अप्रोच कर रहा है, तो क्या रिलेशन है। तो मैं वो एज ए सीनियर मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो मेरे कॉलेज के सीनियर है, तो एक सर के साथ मैंने डिप्लोमा फिल्म से पहले उनकी ही एक डायलॉग फिल्म थी, अराउंड 2019 आई गेस मैंने की थी फिल्म। और वो फिल्म जैसे मैंने बताया बेबीसराय एक फिल्म थी मेरी, जो क्रिटिकली वो रिलीज कमर्शियल नहीं हुई क्योंकि वो एक FTII की फिल्म है, डायलॉग फिल्म है। लेकिन मुंबई से बहुत समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री से जो बहुत बड़े कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, और जो भी मतलब समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो जाते हैं मास्टर क्लासेस के लिए, वो जाते हैं वर्कशॉप्स लेने के लिए FTII में। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपनी फिल्म्स दिखाते हैं कि सर ये मैंने बनाई है। तो वो फिल्म दिखाई जाती है सराय, और सराय आज भी मतलब 2019 में मैंने की थी, आज भी जब तक चंपारण मटन रिलीज नहीं हुई थी तब तक वो फिल्म्स दिखाई। और अब तो चंपारण मटन मुझे लगता है कि साथ में दोनों दिखाई जाती है कि सराय और चंपारण मटन सर ये फिल्म है, जब रंजन सर की फिल्म है दोनों दिखाते हैं सर। तो मुझे याद नहीं है कि कभी भी ऐसा हुआ हो किसी ने देखा होगा और मुझे परफॉर्मेंस के लिए कॉल नहीं किया होगा। तो ये एक बहुत, मैं अपने आप को, जैसे मैंने हमारी बात भी हो रही है कि मैं हमेशा चाहती थी कि परफॉर्मर के रूप में मुझे लोग याद करें। और ये जो फिल्म सराय और चंपारण मटन, क्योंकि आप अगर पोस्टर देखेंगे ना, ये बहुत नॉन ग्लैमरस रोल है, थोड़े से चैलेंजिंग भी हो जाता है हीरोइन के लिए नॉन ग्लैम, क्योंकि सब आदमी क्या चाहता है, ग्लैमरस रोल करना। सब आदमी चाहता है कि वेरी ब्यूटीफुल ग्लैमरस रोल कर रही है तो एक अच्छा रहेगा कलाकार के लिए। बट मुझे एज ए वर्सेटाइल एक्टर ये सारे जो समझिए कि ये कैरेक्टर्स आते हैं, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती हूँ कि मेरी जो ग्राफ है ये बहुत अच्छी ग्राफ बनने वाली है। तो मैंने एक तो ये रीज़न था कि हमारे सीनियर थे, उनका कॉल आया कि हम लोग ये बना रहे हैं डायलॉग फिल्म। और उस टाइम पे मैं बाई द टाइम 2019 तक मैं एज ए लीड काफ़ी फिल्म्स वगैरह शोज़ करने लगी थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने बोलूँगी क्योंकि FTII भी मेरा जाना नहीं हुआ था, ऐसे सही बात बताऊँ तो मेरे को ये भी था कि एक बार मैं FTII भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, फिर मुझे जाना था। और सर ने मुझे कॉल किया तो मैं गई, और वो फिल्म एक्चुअली इतनी अच्छी बनी कि जब भी कोई देखता है तो इतनी तारीफ़ करता है, मुझे पर्सनली कॉल करता है, नहीं तो सर मुझे कॉल करते हैं कि फलक ये आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में आज और तुम्हारी बहुत तारीफ़ की है एज अ परफॉर्मर, बहुत अच्छा लगा। और कोई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की जो लेजेंडरी एक्टर है स्मिता पाटिल जी, उसकी झलक परफॉर्मेंस में दिखती है। तो मेरे लिए तो खैर मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, तो मतलब मैं आई जस्ट लव दैट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जब सर ने मुझे डायलॉग फिल्म के बाद जब डिप्लोमा फिल्म के लिए वापस से कॉल किया दिसंबर में। उस टाइम पे थोड़ी कश्मकश भी थी क्योंकि मैं दूसरी फिल्म साइन कर रही थी, मेरे एक दूसरे प्रोड्यूसर
मेरे हैं वो भी एक अच्छे समझिए कि उनके साथ भी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स काम किया है, तो उनकी फिल्म साइन कर दी थी। लेकिन सर का कॉल आया, सर ने बताया था कि जब मेरे डायलॉग फिल्म के बाद मैं डिप्लोमा जब भी करूँगा कि हम लोग करेंगे साथ में काम। तो सर का अप्रोच आया तो मैंने बोला नहीं ठीक है करना है मुझे, आई विल गो, क्योंकि मैं पहले से बोल के रखी हूँ थी। तो मैंने बाकी दूसरा पुश किया एंड देन इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन। डीग्लैमराइज रोल की बात करो, डीग्लैमराइज रोल तो अतीत में बहुत से लोगों ने किया, दीप्ति नेवल हों, स्मिता पाटिल हों, शबाना हो, इन सारे लोगों ने किया हुआ है। तो ग्लैमरस और डीग्लैमरस रोल में फर्क आप क्या देखती हैं? मैं तो बस एक कलाकार की ग्राफ के तौर पे देखती हूँ, और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस जो है इस टाइप के रोल में अगर आप अच्छे परफॉर्मर है तो वो और खिल के आती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस रोल कर रहे हो और थोड़ा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि फ्लो ऑफ द फिल्म और स्क्रिप्ट में चली जाती है। बट इस टाइप का कैरेक्टर में अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर हो और एक आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो ऑन स्क्रीन, तो और वो खूबसूरत तौर पे समझिए निकल के आता है। और जितने लेजेंडरी एक्ट्रेसेस का नाम लिया, तो मैं जैसे आपने नाम लिया ना कि बस इन्हीं का नाम लिया, और तो बहुत कम मिलेंगे आपको अगर आप इस कैटेगरी में करना चाहें तो बहुत कम हीरोइंस का नाम लिया आपने, क्योंकि बहुत लोग बचते हैं इस टाइप के रोल करने के लिए, और ये वन ऑफ द लेजेंडरी एक्ट्रेसेस है। अगर उसमें से अगर मुझे समझिए अगर कंपेयर भी किया जा रहा है छोटा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अन्य कमर्शियल जो हीरोइन है या ग्लैमरस हीरोइन है, उनकी वजह इन हीरोइनों की फिल्में लोग 50 साल बाद देखना पसंद करेंगे? देखेंगे कि नहीं उससे नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि, और स्पेशली जब मैं आज के ज़माने की ऑडियंस को मैं देखती हूँ, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो चुकी है, और इस तरह की सिनेमा अब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आप देख ले, अगर आप हाल फिलहाल की चीज़ों को अगर आप देखेंगे, तो अब जो सिनेमा के जो लोग पसंद कर रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक रियलिस्टिक सिनेमाज, जो एक्टर्स बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए, एकदम फेक नहीं लगना चाहिए, स्टोरीज बहुत समझिए कि रूटेड होनी चाहिए। इस टाइप के सिनेमाज लोग जो भी बना रहे हैं, चाहे वो छोटे ही बजट के बना रहे हो, लेकिन ऑडियंस ज़्यादा यही पसंद कर रही है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस टाइप के सिनेमा और इस टाइप के एक्टर्स, अब आप देखिए कैरेक्टर एक्टर्स जो पहले बड़ी फिल्म्स में छोटे छोटे रोल मिलते थे, आज उन लोगों को कितनी इज्जत मिल रही है, क्योंकि सिनेमा बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऑडियंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। चंपारण मटन है क्या ये? चंपारण मटन एक FTI की डिप्लोमा फिल्म है, और डिप्लोमा फिल्म जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट के, सिनेमेटोग्राफी के, डायरेक्शन के, एडिटिंग, साउंड एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये 5 वहाँ पे डिपार्टमेंट, जब वो लोग पास आउट हो रहे होते तो एक फिल्म बनानी होती है, तो सब डिपार्टमेंट की एक डिप्लोमा फिल्म होती है, ये मिलके एक फिल्म बनाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट फिल्म है, और इस पर प्लॉट अगर बोलूँ कि सर जो रंजन सर है वो भी हमारे बिहार से हैं, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करते हैं, और उनके ननिहाल चंपारण, तो बिहार से है, और चंपारण में आपका कनेक्शन है, तो चंपारण मटन सब लोग बहुत जानते हैं कि इट्स अ वेरी फेमस डिश। तो सर की ये स्टोरी है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाई क्या कि छोटे छोटे इवेंट्स हैं, कहीं बचपन से आप देख रहे हो, और जब आप एक बड़ी फिल्म, क्योंकि अब एज अ डिप्लोमा अगर स्टूडेंट लाइफ में की सबसे बड़ी फिल्म थी अब तक की, तो बेस्ट आप करने की कोशिश करते हो, तो जो भी चीज़ें जितनी रियलिस्टिक हो सकती हैं वो कोशिश करते हो आप। तो सर ने एक स्टोरी ऐसी लिखी कि एक ऐसी फैमिली है जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर कास्ट के बिलोंग करती है फैमिली, हस्बैंड है, वाइफ है, एक छोटी सी बच्ची है, फिनेंशियल क्राइसिस दिखाया गया, लॉकडाउन के जस्ट बाद के सिनेरियो है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहता है हस्बैंड का, वो जा चुका है, लॉकडाउन में बहुत लोगों की जॉब गई थी, तो एक वैसा सिनेरियो कि, और ये बिहार की प्लॉट है इसलिए मैं बोलूँगी कि ये दिखाया गया है कि बिहार के लोग कभी हार नहीं मानते, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। और ऐसे तो पूरे भारत के लोग मुझे लगता है कि ये चीज़ मतलब ऐसे होते हैं कि दे वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारी स्टोरी बिहार की है, तो मैं इसलिए ये बोलूँगी कि बिहार के लोगों को ये दिखाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ का एक बहुत अटूट प्यार दिखाया गया है, पैसे नहीं है घर में लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं है, उसके हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना। उसी बीच में एक ऐसा सीन है कि जब उसको मटन खाने का मन करता है, घर में पैसे नहीं है, कैसे कैसे फिर वो जर्नी समझिए कि वो अपनी वाइफ की पूरी करने के लिए मटन का इंतज़ाम करता है, और वाइफ चंपारण से बिलोंग करती है, और हस्बैंड बज्जिका, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस फिल्म की कि ये पहली फिल्म है जो बज्जिका भाषा में बनी है।
और अभी तक मुझे जहाँ तक पता है फिल्म बजीका भाषा में नहीं बनी है। और मेरी जो लैंग्वेज है चंपारण से बिलोंग करती हूँ, तो चंपारण मटन बहुत फेमस है, और चंपारण से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको मटन खाना पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे कॉमेडी सीन्स भी है, अच्छा चंपारण के लोगों को तो मटन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा एक रिलेशन भी दिखाया गया है। जब पैसे इकट्ठे करने के बाद वो मटन लेकर आ जाता है हस्बैंड, फिर वो प्यार से बोलता है आज तुम्हारे स्टाइल, मतलब तुम्हारे मायके का स्टाइल का मटन बनाया जाएगा, चंपारण स्टाइल का। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्लॉट। बाकी उसके अंदर बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी दिए गए हैं, कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स भी है, समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी ऑन द वे हमने बहुत अच्छे से हमारी स्टोरी में समझिए कि एम्बेडेड है। इस कहानी को लेकर जो आपका किरदार क्या है और उसके लिए आपकी अपनी तैयारी क्या थी, रिसर्च वर्क आपका क्या रहा? इस चंपारण मटन में जो मेरा कैरेक्टर का नाम है वो है सुनीता, और लुक में अगर मैं आपने देखा ही होगा कि कैसा लुक है पोस्टर्स वगैरह में। तो कोई भी स्टोरी अगर मेरे पास आती है तो मैं परफॉर्मेंस के लिए बहुत जितनी भी मेहनत हो सके, जो भी पॉसिबल वेज है वो मैं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मैं थोड़े पॉजिटिव रहती हूँ कि जब लोग मुझे ऑन स्क्रीन देखें तो बहुत रिलेट कर सकें मेरे कैरेक्टर से, एज अ कलाकार रिलेट करें, सबसे बड़ा मेरा मकसद रहता है। तो फिर बहुत ऑथेंटिसिटी से मैंने काम किया, और ये जो कैरेक्टर जब मैंने हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब ओके हो गया, हम लोगों ने लुक टेस्ट और ऑडिशंस भी भेजे, सारी टीम्स ओके हो गई, ये डेट है, जब फाइनल हो गया कि मैं कर रही हूँ, उसके बाद से मैं मल्टीपल टाइम्स रीड करना पसंद करती हूँ, ताकि जितना ज़्यादा हो सके मैं कैरेक्टर के अंदर घुस सकूँ। जब फिल्म बने और आप पर्दे पे देखें तो लगे कि आप सुनीता को देख रहे हैं, फलक खान को नहीं देख रहे हैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है। तो मल्टीपल टाइम रीडिंग्स के, फिर उस रिलेटेड जो भी कुछ कैरेक्टर्स के वीडियोस होते हैं, उठना बैठना चलना, वो सारी चीज़ें ऐसे वर्कशॉप किया हम लोगों ने। फिर ये शूटिंग से पहले हम लोग FTI गए, फिर मेरी मुलाकात चंदन से हुई, जब सर ने बताया कि चंदन रॉय भी प्ले कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का रोल। फिर वो आए, हम लोग को मुलाकात हुई, और मुझे लगता है को एक्टर के तौर पे इज़ वेरी, मतलब को एक्टर क्या, वो एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम लोग मिले तो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज की हम लोगों ने रीडिंग किया, बहुत सारे सीन्स इम्प्रोवाइज किए, तो बहुत ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें होती चली गई। बहुत अच्छा लगा साथ में काम करके, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, और फिल्म है इतनी अच्छी बनी, और ऑस्कर्स के नॉमिनेशन में गई, और नॉमिनेशन से सेमीफाइनल्स में गई। तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ने अपनी 1000% दिया होगा, तभी ये फिल्म वहाँ तक पहुँची है। इसमें पॉलिटिकल और सोशल स्टेटमेंट क्या है? सोशल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया गया है कि एक पॉइंट में बोलूँगी कि शायद बहुत हार्ड रियलिटी भी है कि समाज में अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो, बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं भी है। तो जहाँ पे आज के ज़माने में, अगर 2023 में हम लोग बैठे हैं, कहीं भी अगर इंडिया में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कास्ट का सोच के अगर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत गलत बात है। तो कहीं ना कहीं आज भी है। तो ये दिखाया गया है इस फिल्म में कि अगर अपर कास्ट के यहाँ अगर कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, अनएडुकेटेड लोग भी हैं, लोअर कास्ट का पढ़ा लिखा बंदा को अपने आप से नीचे ही समझता है। इस फिल्म में जो रमेश है, जो चंदन का कैरेक्टर है, वो पढ़े लिखे बंदे हैं, सुनीता एक पढ़ी लिखी बंदी है, लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी समाज के जो अपर कास्ट के जो पीपल है, जो पढ़े लिखे कम है, फिर भी इनकी फैमिली को, इन लोगों को एक नीचे नज़र से देखा जाता है। तो इस चीज़ को, और ये सोचते हैं ऐसा लोग कि कहते हैं ना कहीं दबाने की कोशिश भी की जाती है कि एक वो मेनटेन करके रखें कि जो चीज़ें चली आ रही हैं सालों से परंपरा, वो भी मेंटेन रखे। आपके 1-2 जनरेशन पहले जो काम कर रहे थे लोग, वही काम कर दिए। अरे आप पढ़ाई लिखाई इंसान की मेंटालिटी चेंज करती है, आप अपनी मेंटालिटी चेंज कर। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया गया है इस टाइप का। आपने MIT मुजफ्फरपुर में पढ़ाई की, बॉम्बे में की, क्या ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ी, आपको नज़र आई? मैं एक्चुअली जिस फैमिली से, मतलब जहाँ पे परवरिश हुई मेरी अपब्रिंगिंग, तो इसीलिए मैं पढ़ाई को बहुत अहमियत देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंस रखती है एक लाइफ
मतलब एक इंसान की अपब्रिंगिंग में, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने बचपन से टिल जब तक सपोज स्कूल में क्या होता है कि एक्सपोजर कम होता है, घर के माहौल पे ज़्यादा इफेक्ट हो, स्कूल आते हो आप जाते हो, टिल स्कूलिंग मुझे ये नहीं पता था कि कास्ट क्या होता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट। ना ही कभी मेरे घर में इस चीज़ की डिस्कशन हुई, ना ही मुझे कभी बोला गया, ना ही मैंने कभी एक्सपीरियंस किया या होते हुए देखा मम्मी पापा को कभी बात करते हुए देखा इन सारी चीज़ों पे। तो मुझे कभी भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होता। ये सबसे बड़ी वजह शायद एक एजुकेशन का जो माहौल हमेशा रहा मेरे घर में। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में गई, मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो तो बाहर के एक्सपोजर, सोसाइटी के जो अलग अलग बहुत अलग अलग जगह से लोग मिलते हैं। स्कूलिंग में क्या होता है कि आप एक बहुत मतलब बहुत घर का माहौल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंची तब मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पता चली कि कास्ट क्या होता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट क्या होता है, क्या कितने तरीके के कास्ट होते हैं। क्योंकि फिर मैंने देखा वो चीज़ें तो मुझे बहुत सैड, मतलब बहुत सैड हुई मैं देख के कि मैं इतनी से इतनी बड़ी हो गई, कभी मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आज जाके ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मुझे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी इस कॉलेज में गए थे जो मैं बचपन से जिनके साथ पढ़ती आई हूँ। मुझे कभी पता नहीं चला कौन किस कास्ट से है और कास्ट होता क्या है। फ्रेंड्स के तौर पे हम लोग ने उठे बैठे खेले कूदे। तो कॉलेज में पता चला कि फिर ठीक है वो कहीं दूसरे जगह पर है, मैं कहीं दूसरी जगह में। मैं तो नॉर्मली, क्योंकि मेरे माइंड में कभी ऐसा था नहीं, मैं जाके मिल रही हूँ तो मुझे बोला गया कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे होता है कि थोड़ा सा एक अलग अलग समझिए कि ग्रुप में लोग बैठते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत समझिए कि बहुत आश्चर्यचकित बात थी उस समय। लेकिन हालांकि अब समय के साथ कॉलेज में ये सारी चीज़ें मैं अब जाती हूँ देखती हूँ तो काफ़ी चेंज हो गई है। लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीज़ें थी। तो कास्ट को लेकर के मतलब हमारे कॉलेज का समझिए कि एक माहौल भी हुआ करता होगा जो बहुत मतलब चला आ रहा है, बहुत सालों से चीज़ें चली आ रही है। बट अभी मैं बोलूँगी कि बहुत जिन लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया, क्योंकि कॉलेज में ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता और एडवांस होना चाहिए लोगों को। मैं बचपन से एडवांस पढ़ के आ रही हूँ और कॉलेज में जाके ये सारी चीज़ें देखना, ये मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी। बट ठीक है, अब चेंज। आपकी फिल्म के कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, कुछ लोगों के इंटरव्यूज, वहां भी यही हो रहा था कि दलित समाज की फिल्म है और ये बहुजन समाज की फिल्म है। अरे फिल्म फिल्म होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत मैंने भी देखा बहुत चीज़ें के लिए, क्योंकि ये बहुत, जब मुझे देखा तो ये मुझे भी बहुत ऑड लगा कि फिल्म को फिल्म के तौर पे प्रमोट करना चाहिए। कास्ट को नहीं लाना चाहिए कि ये कास्ट की फिल्म है, या मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मेरी ये फिल्म सबकी फिल्म है, सबकी फिल्म। चाहे मेरी फिल्म हो, चाहे डायरेक्टर की फिल्म हो, चाहे हीरो की फिल्म हो, चाहे सिनेमेटोग्राफर की फिल्म हो, सबकी इक्वल फिल्म है और सबने बहुत मेहनत करी है जितने भी लोग हैं इस फिल्म में। क्योंकि बहुत लोग, जैसे हम लोग एज ए हीरो आर्टिस्ट, हम लोग कैमरा के सामने काम करते हैं। जितना हमारी फिल्म है उतनी पीछे वाले की फिल्म है, जितनी पीछे वाले की फिल्म है उतनी ही हमारी भी फिल्म है। अगर कोई ये बोले कि नहीं ये मेरी फिल्म है और आपकी नहीं, तो ये सरासर गलत बात है। और ये अगर कोई ऐसा बोलता है कि कास्ट से जोड़ रहा है, तो ये मे बी कोई पर्टिकुलर चैनल या उसका कोई मे बी प्रोपागेंडा हो सकता है। कोई कहीं से भी बिलोंग करे, उससे फिल्म के प्रमोट। दलित समाज, बहुमत समाज की फिल्म होने के कारण ऑस्कर वालों ने चुन लिया? एब्सोल्युटली नॉट। और बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रीज़न हो सकता है। इंटरनेशनल वाले लोगों को तो खैर ये सब चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होगी, मुझे लगता है। वो फिल्म की क्वालिटी को देख के सिलेक्शन किया होगा उन्होंने, फिल्म की राइटिंग को देख के, फिल्म के कल्चर को देख के सिलेक्ट किया होगा। और ऑन स्क्रीन क्योंकि एक्टर्स काम करते हैं, उनकी कलाकारी को, उनकी ऑथेंटिसिटी को देख के सिलेक्ट किया होगा। आपके अनुसार ये फिल्म आप क्यों पसंद की जा रही, क्यों सिलेक्ट हुई ऑस्कर में? ऐसी क्या इसमें बात है जो लोगों को लगेगी? मैंने यही बोला अभी, यही सेम बात बोली, क्योंकि ये फिल्म इसलिए पसंद की जा रही है या होगी क्योंकि बहुत रूटेड बातें की गई हैं, बहुत नेचुरल चीज़ें लिखी गई हैं, डायलॉग्स बहुत नेचुरल है। कुछ भी समझिए कि ओवर द टॉप दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। फिल्म के लिए जो भी रूटेड सब्जेक्ट है, रूटेड एक्टिंग है। मुझे लगता है कि ये अब बाकी सारी चीज़ें जो है, लाइट, कैमरा और सब चीज़ प्रॉपर, कैमरा एंगल हो गया, और अगर प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये शूट हम लोगों ने पुणे में ही किया था। पुणे से 150 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, बारामती।
क्योंकि वहाँ के आर्किटेक्चर को बिहार से मैच करना, जो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग की टीम होती है जिसमें आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि अब बिहार में शूट कर रहे हो तो बिहार का आर्किटेक्चर कल्चर आप दिखा सकते हो। करेक्ट। अब दूसरे स्टेट में शूट कर रहे हो तो वो एक एम्बियंस भी क्रिएट करना, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। साउंड, इसमें 2 गाने भी हैं इस फिल्म में। साउंड को इतना मतलब समझिए कि कल्चरल आप रिलेट कर रहे हो कल्चर से, तो वो भी साउंड डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट्स, कैमरा, डायलॉग्स और डायरेक्शन तो सर का है ही है। अच्छा, बाकी इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर मैं बोलूँ कि हमारे कलाकार के तौर पे हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि समझिए कि कनेक्शन पॉइंट क्या होता है कि मेरा कनेक्शन पॉइंट इज़, आप कैमरा के पीछे से लिखते हो और कैमरा के आगे ऑडियंस होती है, कनेक्शन पॉइंट आर्टिस्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी हमारे, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी होती है सारे कलाकार की कि एक ऑडियंस से कनेक्ट कर सके, दिल तक जाए हमारी कलाकारी। तो फिर मैंने और चंदन ने जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश की है, और मुझे लगता है कि कोशिश सफल रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री के लिए हमें बहुत तारीफ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सफल रही हमारी कोशिश। तो ये सारी वजह है मुझे लगता है कि ऑस्कर्स में जाने की। कलाकार के तौर पर जी, चंपारण मतन का ऑस्कर में नॉमिनेट होना क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है मुझे। मैं ये बोलती हूँ कि कलाकार के तौर पे हर इंसान का सपना होता है कि लाइफ में एक बार ऑस्कर्स का टैग लगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे मैं बोलूँगी। लेकिन बहुत इनिशियली ये चीज़ें हमारे लाइफ में आ गई, और मतलब बाकी तो अगर स्टूडेंट्स के लिए बोला जाए तो समझिए कि स्टूडेंट्स अभी तक डिप्लोमा फिल्म है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। कलाकार के तौर पे मैं और चंदन तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे शोज़ भी दिए हैं, और लोगों को सालों लग जाते हैं, 15 साल 20 साल लग जाते हैं इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड को अपने समझिए टैग लगाते हुए, और हमारे लाइफ में करियर में इतना इनिशियली हो गई। ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सम्माननीय बात है, और बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, और ऊपर वाले का मिरेकल है ये हमारी लाइफ में कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म का नतीजा है, मैं तो मानती हूँ। आप लोग अपनी फिल्म को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से में मिलने गए, जी जी। उसके पीछे की सोच क्या थी और या उनकी तरफ से रिस्पांस क्या मिले? जैसे जब मैं बिहार में थी अभी, क्योंकि इत्तेफाकन ऐसी बात हुई कि जब ये न्यूज़ आउट हुई, मैं बिहार में एक फ़िल्म के लिए शूट कर रही थी, और जैसे ही लोगों को पता चला, तो जब पता चला कि फिर मेरे घर पे सब पहुँचे, और मेरे मम्मी पापा थे, और फिर बताया कि फलक तो यहाँ पे है नहीं, तो उनके इंटरव्यूज़ लिए, वो बहुत खुश हुए। सब पता चला कि मैं रोहतास में शूट कर रही थी, तो सारे लोग वहाँ पहुँचे, मेरे इंटरव्यूज़ लिए। जब मैं वापस आई पटना, तो जब तक बात बहुत ज़्यादा समझिए कि लोगों तक पहुंच गए थे, स्पेशली बिहार में, क्योंकि ये बिहार के लिए ऐसे तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बट उस टाइम पे बिहार में से न्यूज़ निकली थी, तो बिहार के मीडिया और लोग से बहुत प्यार और सम्मान, और समझिए कि बहुत सारी दुआएं आ रही थी। जब तो मैं पटना पहुंची, फिर तब तक बहुत मैं बोलूँगी कि सरकार की तरफ से भी बहुत प्यार मिला, अलग अलग वरिष्ठ नेता लोगों की तरफ से हमारे पास इनविटेशन आया। सर के पास भी हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भेजी, क्योंकि बिहार में अगर आप सीएम सर की तरफ से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सर के पास भी इन्फॉर्मेशन गया, जैसे सर को पता चला, सर ने हमें अपॉइंटमेंट दिया, और मैं गई वहाँ पर। सर को सारी चीज़ें पहले से पता थी, तो ढेर सारा सर बहुत खुश थे, जाहिर सी बात है। और बिहार की चीज़ें, और ज़्यादातर बिहार के लोग, डायरेक्टर्स, बिहार के एक्टर्स, और भी इंडिया के अलग अलग कोने के भी लोग जुड़े हुए हैं, नो डाउट इसमें। तो सिर्फ बिहार की फिल्म है ऐसा नहीं बोलूँगी, बट कलाकार और डायरेक्टर राइटर बिहार के हैं, वो उनकी फिल्म वहाँ तक गई है, तो बिहार के लिए कहीं ना कहीं बहुत गौरव की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। और सर ने हमें समय दिया, अच्छे से समय दिया, बहुत सारी दुआएं दी, और बोला बहुत बड़ी बात है, लेकर आओ ऑस्कर्स। जी। मैंने सुना ऑस्कर में भी खर्चे बहुत होते हैं, वो खर्च कौन उठा रहा है? जो भी खर्च है ये FTIA की फिल्म है, उनके द्वारा ही जो भी, बट मुझे अगर आप कमर्शियली वैसी फिल्म्स के एक अलग चीज़ें होती होंगी भेजने के लिए, मुझे लगता है कि जो भी देखिए एक्सपेंस जो भी उठ रहा है वो FTIA द्वारा ही उठाया जा रहा है, क्योंकि ये FTIA की फिल्म है, FTIA की प्रॉपर्टी है। नॉमिनेशंस में भेजने से लेकर उसको आगे तक कैसे क्या करना है, वो सब FTIA ही मैनेज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पहल की, फिल्म तो और भी बनी है और भी गई हैं,
लेकिन जब FTI ने जब ये स्क्रीनिंग जब बोली थी, ये नॉमिनेशन में जाने से पहले जब फिल्म बन के तैयार होती है तो इंस्टीट्यूट के अंदर स्क्रीनिंग होती है। तो ये जब स्क्रीनिंग हुई ये फिल्म पुणे में, तो ये बहुत पसंद की गई ये फिल्म, और मतलब रिकॉर्ड स्क्रीनिंग हुई है FTI में, ऐसा मैं बोलूँगी। तो बहुत पसंद किया लोगों ने, और मुझे लगा फिर इंस्टीट्यूट को ये लगा कि अभी नॉमिनेशन ओपन हुआ है ऑस्कर का, तो जानी चाहिए फिल्म, फिर गई ये फिल्म। चंपारण मटन में जी कोविड और लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगारी फैली है जी वो कहानी है। हाँ, उसमें दोषी कौन है फिर, क्या बता, फिल्म क्या कहती है? दोषी तो कोई भी नहीं है। कोविड एक ऐसी चीज़ें थी जो हम सबको बहुत, हम लोगों ने झेला है, बहुत हम लोग सब टूटे हैं। दोषी तो खैर मतलब ये नेचुरल कैलामिटी के अंदर आता है, तो दोष तो खैर किसी का भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने झेला है। एज मिडिल क्लास सब कुछ भी होता है, तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पिसता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो डेली वेजेस बहुत लिमिटेड होते हैं, सेविंग्स बहुत कम होती है, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आप देखेंगे, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर एक महीना कोई बोल दे घर में बैठने के लिए, तो फाइनेंशियल क्रंच होने लगेगा। तो बहुत कट टू कट उन लोगों का एक्सपेंस और वो होती है। इतने लंबे समय के लिए अगर आपकी जॉब भी चली गई है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी इसमें दिखाया गया, चली गई है, प्लस कोविड के खर्चे वो अलग, तो दोषी कोई नहीं है। बट एक समझिए कि एक नेचुरल चीज़ें, एक हादसा हुआ, पूरी दुनिया में ऐसा हादसा हुआ कि सब लोग उसके शिकार बने कहीं ना कहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी फिल्म में क्या दिखाया है? फिल्म में बस एक सीन ये हम लोगों ने दिखाया है कि नेचुरल मतलब ये कोविड के जस्ट बाद का जो सीन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बस ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लोग हैं, जो स्पेशली बिहार के लोग हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, हार ना मानने की जो उनकी ललक होती है, वो एट द बेस्ट टॉप होती है। ये चीज़ें मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आज खुशी है, कल गम होगा, आज गम है, कल खुशी होगी, ज़िंदगी इसी का नाम है। प्यार और ईमानदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कर रही हैं? इसके अलावा मैं हाल फिलहाल में मैंने जस्ट फिल्म शूट की है, उसके पोस्ट प्रोडक्शन और डबिंग वगैरह पे है, और जब से ये फिल्म आई है तो लोगों का प्यार आ रहा है, देश भर से आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री से आ रहा है। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं प्यार के साथ साथ, नो डाउट, और चुन रहे हैं हम लोग कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कलाकार ये मानती हूँ कि जो भी स्ट्रगल, अभी जिसके स्ट्रगल है, हर फेज़ अलग अलग फेज़ में, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कभी ख़त्म होता है। स्पेशली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक एक फेज़ अलग स्ट्रगल था, अभी के बाद एक डिफरेंट फेज़ में हम लोग एंटर कर रहे हैं, क्योंकि एक फेस स्ट्रगल के साथ, काम के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। अब लोग शायद मेरे सिनेमास को एक दूसरे नज़र से देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी फिल्म ऑस्कर में गई है। एक कलाकार के तौर पे मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। तो मैं को जो भी सब्जेक्ट चूज़ करूँगी, मेरा ये हमेशा मकसद रहेगा कि एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट और जिस तरह की फिल्म मुझे देखना पसंद है, एक मैसेज, एक अच्छा सब्जेक्ट, तो मैं वैसी ही फिल्म करना पसंद करूँगी कि लोग मुझे देखें और पसंद करें। अच्छा सब्जेक्ट से क्या मतलब किस ढंग के सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या कहानी होनी चाहिए, क्या है सोच है आपकी? अच्छा सब्जेक्ट जो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक अच्छा मैसेज भी दे, कुछ तो मैसेज देना चाहिए। बहुत सारे सिनेमा आप भी समझ सकते हैं, कैसा रिलेट करेंगे कि पता नहीं क्यों बनती है सिनेमा, कोई मैसेज नहीं होता है, बस एक है कि हम सिनेमा बना रहे हैं और हम लिख सकते हैं और मेरे पास ये राइट है तो हम कुछ भी बनाएंगे। जो समाज को अगर कुछ दे नहीं पाए, तो सिनेमा में कहीं ना कहीं समाज को देने के लिए एक एंटरटेनमेंट तो है ही है, नो डाउट कि एक एंटरटेनमेंट फिल्म सिनेमाज एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, लेकिन साथ में कुछ तो एक मैसेज भी होना चाहिए ना। कुछ तो एक आप ऑडियंस के लिए कुछ तो करो, आप कुछ तो मैसेज दो। एक अच्छे लोग अगर बैठे आप 2-2.5 घंटा अगर आपको देख रहे हैं, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस को, एक आपकी स्टोरी से कुछ तो रिलेट कर पाएँ। ये सब एक अच्छी चीज़ें तो मैसेज, चाहे एजुकेशन में दे दो, चाहे आप साईफाई में दे दो, चाहे आप हॉरर में दे दो, कुछ तो दे दो कि लोगों को लगे। कुछ भी बिना सिर पैर के कुछ भी नहीं बना सकते आप। फिल्म संघ से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।